आपके सामने हूँ जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। तो शुरू करते हैं जी आज का सेशन। ना सुनिए मेरी बात, कंटिन्यू करेंगे आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर जो हमने शुरू किया था अपने पिछले सेशन में, उसे ही हम आज आगे बढ़ाएंगे। एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, वो ये कि अपने साथ अपने हाथ में कॉपी पेन कागज कलम जरूर रख लीजिए। अगर आप कलर्ड पेन पेंसिल हैंडल कर सकते हैं आराम से डायग्राम बनाने में, तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत सी बातें ऑलरेडी आपने 10th क्लास के सिलेबस में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ी है। उन्हीं चीजों को और आगे बेहतर डिटेल में जानेंगे। उनसे रिलेटेड क्लिनिकल एस्पेक्ट वो भी जानेंगे। भाई देखिए, आपने आगे जाकर के मेडिकल साइंस को करियर बनाना है, तो फिर आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है चीज का जरूर पता होना चाहिए। तो मैं आपको साथ के साथ वो चीजें भी बताता जाऊंगा। ब्यूटीफुल एनिमेशंस, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, बड़ी सारी खूबसूरत सी चीजें हम देखेंगे। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कलर्स, बायोलॉजी इज अबाउट डायग्राम्स, इट्स अबाउट वीडियोस, एनिमेशंस। उन चीजों को देख करके 3 डायमेंशनल वे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है, याद भी रहता है। अल्टीमेट तो खेल यही है ना कि चीजों को सुनना, समझना, याद रखना, और जब जरूरत पड़े उस इंफॉर्मेशन को ब्यूटीफुल तरीके से आप खुद रिप्रोड्यूस कर सके, यानी आप बता सके। ठीक है जी। सो बिना किसी देरी के साथ एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी गो। राइट जी। ओके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल दे दूं कि हमने अपने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। भाई हमने शुरू करी थी कहानी डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट समझते हैं, स्किन, चमड़ी जो है हमारी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहलाती है। एनीवे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ना था एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से शुरू होकर के एनस तक खत्म होती है, इसी के साथ साथ बीच में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड हैं। चलो मुझे बताओ, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है? My question is, which is the largest gland in the human body? Yes, you got it right. It is liver, right? लिवर में गुड पावर ऑफ रीजेनरेशन भी होती है। क्या आप ये बात जानते हैं? लिवर का एक टुकड़ा, एक पीस काट के अगर निकाल दिया जाए तो लिवर अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है। सो लिवर हैड गुड एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन। तो मैंने बताया जी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लिवर है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके अलावा हमारी बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, पढ़ेंगे हम उनके बारे में भी। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं। ओके, सो हमने कहानी शुरू करी थी जी एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर से। याद कर लीजिए, एलिमेंट्री कैनाल में आपको मैंने माउथ बताया था, राइट? माउथ में बताया था बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है उसे पैलेट कहते हैं। बक्कल कैविटी की फ्लोर पे टंग होती है। बक्कल कैविटी की साइड्स में टीथ होते हैं। सो भाई हमने पैलेट के बारे में जाना। आगे का हिस्सा हार्ड पैलेट, पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट। आपको याद होगा मैंने बताया था हार्ड पैलेट में पैलेंटाइन रूगे होते हैं, मस्कुलर रिजेस जो होती हैं, जो कि कार्निवोर्स में हाईली डेवलप्ड हैं। अच्छा याद है वो पीछे हैंगिंग स्ट्रक्चर क्या था गले में, जो मैंने कहा था पंचिंग बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट पैलेट से जो हैंग करता है? नाम याद है जी उसका? दैट स्ट्रक्चर इज यूव्यूला और द वेलम पैलेटाई। यूव्यूला का काम क्या है? जब हम स्वेलो करते हैं चीजों को, यूव्यूला ऊपर की तरफ उठता है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स को बंद करता है कि खाना भाई ऊपर की तरफ ना चला जाए। ठीक है। देन मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था। ह्यूमंस में हेट्रोडोंट टीथ है, डायफायोडोंट टीथ है, थीकोडोंट टीथ है। डेंटल फॉर्मूलाज याद रखने हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या था? डेंटल फॉर्मूला इज एन इक्वेशन which represents number and type of teeth in each half of both jaws. ऊपर के जॉ का आधा, नीचे के जॉ का आधा। तो 2 1 2 3
बाय 2 1 2 3 इंटू 2 हमने कर दिया था, तो मैंने बताया था 32 दांत होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई थी। टंग के बारे में जाना था, स्केलेटल मसल्स हैं टंग में, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्यूलर है, सेंसरी है, फूड को टेस्ट करने में, फूड का टेम्परेचर बताती है टंग, और स्पीच में भी मदद करती है। मैंने एक आपको बताया था ना, उमामी टेस्ट ग्लूटामिक एसिड के कारण, राइट जी। इसके अलावा पेपिले के बारे में भी जाना था। फिर हमने फेरिंग्स के बारे में भी पढ़ा था भाई। फेरिंग्स होता है थ्रोट, गला भी जिसे हम कह देते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के 3 हिस्से बताए थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। यहाँ पे हमने एपिग्लोटिस का जिक्र भी किया था, राइट। ईसोफेगस यानी फूड पाइप। किस एनिमल की ईसोफेगस सबसे लंबी है, याद करो, जिराफ की। जिराफ हैज द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस। ईसोफेगस डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। जब हम बक्कल कैविटी में खाना चबाते हैं, फूड गेट्स मिक्स्ड अप विद सलाइवा, और उस चीज को क्या बोलते हैं जी? When the food gets mixed up with saliva, yes, you got it right. We call it bolus. ये बोलस जब ईसोफेगस में से पास होता है, तो सेलिब्री अमाइलेज एंजाइम अपना काम जारी रखता है। सेलिब्री अमाइलेज का काम होता है स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत करना। तो ईसोफेगस अपना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बना रही, लेकिन जो बोलस में सेलिब्री अमाइलेज, सलाइवा में जो एंजाइम मिला हुआ है, वो अपना काम कंटिन्यू रखेगा। तो ईसोफेगस केवल एक मस्कुलर ट्यूब है विच इज पासिंग फूड टू योर स्टमक। अगर आपने कोई लिक्विड चीज ली है, कुछ पिया है, तो लगभग 1 सेकंड में वो सीधा आपके पेट तक पहुंच जाता है। अगर कोई सॉलिड चीज है तो 2 से 3 सेकंड्स लग सकते हैं। भाई हम सॉलिड चीज को चबाते हैं, मैंने कहा था यू मस्ट ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। मेस्टिकेशन, च्यूइंग ऑफ द फूड। खाना जब हम बक्कल कैविटी में अच्छे से चबाते हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यही फायदा होता है। लार्जर फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर। ये मैकेनिकली फूड को हम दांतों से तोड़ते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, विच इंक्रीजेस द एंजाइम एक्शन। ओके, अब आज हम पढ़ने वाले हैं भाई 3 मेन बातें, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा मैं, स्टमक से रिलेटेड कुछ सर्जरीज भी बताऊंगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं हम स्टमक के बारे में। उससे पहले एक अच्छी सी बात बताता हूं आपको। क्या है मेरे पास बताने को जी आपके पास, आपके लिए? देखिए, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू जस्ट लव दिस आइसक्रीम। क्या आप जानते हैं आइसक्रीम्स बनती कैसे हैं? कभी आपने देखा होगा प्रोसीजर आइसक्रीम बनाने का, राइट? उसमें आपने एक चीज नोट करी होगी कि आइसक्रीम बनाते समय उसे बड़े अच्छे तरीके से चर्न किया जाता है। बिल्कुल ऐसे घुमाते जाते चर्निंग होती है, जिससे वो सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाती है। ऐसा ही कुछ काम हमारे शरीर में स्टमक भी करता है। चर्निंग ऑफ द फूड, स्टमक में होने वाली जो मूवमेंट्स हैं, वो फूड को अच्छे से मिक्स कर देती हैं। जब बकल कैविटी में हमने खाना चबाया, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, उस चीज को हमने कहा बोलस। इसोफेगस के थ्रू होता हुआ वो पहुंच गया स्टमक में। तो स्टमक में अब क्या क्या चीजें मिल जाएंगी उस बोलस के साथ? स्टमक में उस बोलस के साथ स्टमक के अपने गैस्ट्रिक कंटेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो फूड का चर्निंग हो जाएगा। मजा आया ना देख करके? यही चीजें आपने पढ़नी है मेरे साथ बायोलॉजी के इन बेहतरीन सेशंस में। 10th तक हमने पढ़ा भाई, स्टमक भी पढ़ा था, चर्निंग के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना होगा। अब हम उन चीजों को विजुअलाइज करेंगे, एक हायर लेवल पे लेकर के जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो बताऊंगा आपको। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि सच में हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए जी, स्टमक। स्टमक को ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां याद रखिएगा, गेस्टर भी कहते हैं, वेंट्रिकुलस भी कह देते हैं। सो स्टमक को गेस्टर भी बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टमक में इतने ज्यादा अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर का मतलब होता है जख्म हो जाना। ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होने के कारण भी हो सकते हैं। तो इतने ज्यादा अल्सर्स जब हो जाते हैं, तो सर्जिकली हमें स्टमक निकालना पड़ जाता है पेशेंट का। वो बात भी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो जब कभी सर्जिकली स्टमक निकालना पड़ता है बेटा, उसे कहते हैं गैस्ट्रेक्टमी।
एब्डोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक। अब आप सोच रहे होंगे जब स्टमक निकाल दिया गया तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? ईसोफेगस को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पेशेंट में कुछ कमियां भी आएंगी, विटामिन बी 12 की कमी होने लगती है, फिर उसके लिए विटामिन बी 12 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे थ्रू आउट लाइफ। जानेंगे इसके बारे में। एक बार फिर से देखते हैं। हमने जिक्र किया था एक बर्गर के बारे में जो पिछली क्लास में मैंने आपको खिलाया था। दांतों से बर्गर चबाया आपने, उसके बाद फेरिंग से होते हुए वो ईसोफेगस तक पहुंचा। अब हम उसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बर्गर की इस यात्रा को आगे ले जाते हैं और देखिए पहुंच गया है वो आपके पेट में, स्टमक में। ओके, अब क्या होगा जी इसके साथ, देखते हैं। स्टमक का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले और फिर देखेंगे कि क्या क्या पार्ट जो है स्टमक का, वहां पे कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं। राइट जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट गैस्टर और स्टमक। सबसे पहली बात, स्टमक का लोकेशन। इट इज लोकेटेड ऑन अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। स्टमक जे शेप्ड बैग है। स्टमक का शेप याद रखना, राइट? दिस कैन बी आस्क्ड एज क्वेश्चन इन आवर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सो स्टमक इज J shaped. It is the most dilated part of alimentary canal. Dilated मतलब swollen. पूरी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक एक लंबी ट्यूब की तरह है। इस ट्यूब के अलग अलग हिस्से मॉडिफाइड है अलग अलग काम करने के लिए। तो स्टमक जो है वो पूरा सबसे ज्यादा सोलन हिस्सा है, फूला हुआ पार्ट है। फूड का स्टोरेज करता है, स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन की शुरुआत होती है, और भी बहुत सारे स्टमक के फंक्शंस हैं जो हम जानेंगे। पहले हम स्टमक का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्टमक के जो अलग अलग पार्ट्स हैं बेटा, देखिए, कार्डियक रीजन या कार्डिया भी कह देते हैं। आप नोट्स अगर बना रहे हैं साथ साथ रनिंग नोट्स, तो प्लीज ऐसे ही खूबसूरती से बना लीजिए उसे। स्टमक के पार्ट्स हम लिखने जा रहे हैं, कार्डियक रीजन कह दो या कार्डिया भी बोल देते हैं सिंपली। राइट, नेक्स्ट फंडस या फंडिक रीजन, देन बॉडी या कॉर्पस रीजन भी बोल देते हैं उसे, पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन। तो चार हिस्से मिले हमें, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। डायग्राम देखते हैं इसका, साथ के साथ एक पिक्चर देखते हैं, इसमें क्लियर हो गया। इधर देखिए जी, ईसोफेगस जो है वो आकर के स्टमक में खुल रही है, ये स्टमक है, राइट? कार्डियक रीजन में आकर के ईसोफेगस यहाँ पे ओपन हुई। अब ईसोफेगस की इस ओपनिंग को यहाँ पे गार्ड करता हुआ एक स्फिंक्टर होता है, जिसे कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये स्फिंक्टर क्या है? रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स। जैसे मैंने अपने हाथ में ये रिंग पहनी है, सर्कुलर वे में इमेजिन कर लीजिए, ये सर्कुलर मसल्स का रिंग है जो कि स्फिंक्टर कहलाता है। कार्डियक स्फिंक्टर का क्या काम है अभी जानेंगे। तो स्टमक के इन अलग अलग हिस्सों को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। नाउ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से चीज दिखाई गई है, मेरी बात भी सुनिए साथ के साथ। स्टमक के अलग अलग रीजन्स क्या हैं? कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरिक रीजन। कार्डियक वर्ड हमने क्यों यूज करा? कार्डियक वर्ड हार्ट के कारण यूज करा। हार्ट के पास होता है ये हिस्सा। हार्ट जो है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ईसोफेगस यहीं से पास होती हुई आगे स्टमक में जाती है। तो स्टमक का ये वाला हिस्सा हार्ट के पास है, इसलिए हमने कार्डियक रीजन कहा। ठीक है जी, याद रखना यहाँ कार्डियक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब आप ये मत सोचना कार्डियक ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछे तो आप कह देंगे स्टमक में नहीं जी, हार्ट में है। नहीं, कार्डियक वर्ड जरूर हार्ट से रिलेटेड है, but cardiac glands are present in stomach, not in the heart. Please remember this thing. Okay? चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। आई होप इस वीडियो के जरिए आपने जब 3 डायमेंशनल वे में देखा है एक बार स्टमक को, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आई हैं एंड उस कार्डियक रीजन का पता चला जो ब्लूइश कलर से यहाँ पे दिखाया गया। चलो जी आगे प्रोसीड करते हैं। हम पहुंच गए नेक्स्ट रीजन में, दैट इज फंडस। फंडस रीजन जो है स्टमक का, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिखाया गया ना, मैं इसको लेबल कर देता हूं
दिस इज फंडस और दिस इज फंडिक रीजन। यहाँ पे मेनली गैस भरी हुई होती है, ठीक है, राइट। चलो, स्टमक में गैस भी तो बनती है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब फूड पे एक्ट करेगा तो गैस बनेगी। मैंने ये भी बताया था कई बार हम हवा भी स्वेलो कर लेते हैं खाना खाते हुए, तो एरोफेजिया कहते हैं, वो भी तो पेट में जाएगी। नेक्स्ट रीजन है जी स्टमक का मेन हिस्सा जो है सबसे बड़ा, दैट इज बॉडी, द बॉडी ऑफ द स्टमक। अच्छा, जब आप इंटरनली स्टमक को देखेंगे ना, तो अंदर की लाइनिंग ऐसे स्मूथ नहीं होती, वहां पे भी ऐसे रिजेस बने होते हैं, ऊबड़ खाबड़ से रिजेस हैं, और उन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक रूगे। जैसे पैलेट में बताए थे यहाँ पे ऊपर पैलेंटाइन रूगे, ऐसे ही स्टमक में गैस्ट्रिक रूगे होते हैं। तो जो बॉडी ऑफ द स्टमक है, यहाँ पे मेन एक्टिविटीज हो रही हैं, चर्निंग मूवमेंट्स हो रही हैं, डाइजेशन भी होता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए मेनली स्टमक जो है वो डिजाइंड है। नेक्स्ट इज पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर से लेबल्ड है ये वाला हिस्सा जी। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, दिस इज पाइलोरस और पाइलोरिक रीजन। ये आगे किस में कंटिन्यू है, आप बता सकते हैं? ये वाली ट्यूब क्या है जी? दिस इज डियोडिनम, डी लिख दिया मैंने। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी स्टमक के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो ये डियोडिनम शुरू हो गई। जहां पे पाइलोरिक पार्ट जो है स्टमक का वो खुल रहा है डियोडिनम में राजा बेटा, यहां भी एक स्फिंक्टर है, रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो मैंने शुरुआत में बताया था जहां पे ईसोफेगस खुल रही है कार्डियक रीजन में, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर बताया था, तो एस यहाँ पे लिख देते हैं, एक एक एस यहाँ लिख देते हैं। ये स्फिंक्टर्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं जो ओपनिंग्स को रेगुलेट कर रहे हैं। इनका फंक्शन अभी आगे देखेंगे दोनों का, ठीक है जी। तो स्टमक के पार्ट्स क्लियर हो गए। अभी तक मैंने स्टमक के बारे में क्या क्या बताया? स्टमक को गैस्टर भी कहते हैं। स्टमक इज मोस्ट डायलेटेड और द स्वोलन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक का सर्जिकल रिमूवल गैस्ट्रेक्टोमी है। स्टमक हटा देने पर भी इंसान जिंदा रहेगा। ईसोफेगस को डायरेक्टली हम जोड़ देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, परंतु कुछ चीजों की कमी हो जाती है, जैसे कि जो विटामिन B12 है उसे एब्जॉर्ब करवाने के लिए वो इलियम में एब्जॉर्ब होता है। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब तो इलियम में होता है, परंतु उसकी एब्जॉर्प्शन में एक चीज मदद करती है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। वो कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर मैं लिख देता हूं जी यहाँ पे नाम, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो भाई आप ध्यान रखिए, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इस नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं यहाँ पे उन ग्लैंड्स में, जिन्हें पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाते हैं और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाते हैं, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आपने पेशेंट का अल्सर्स हो जाने के कारण, एक्सेस अल्सर्स हो गए, स्टमक निकाल दिया, तो कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं होगा। ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा था, तो उस पेशेंट में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, लिपिड कम हो जाना, क्योंकि विटामिन B12 आरबीसी के प्रोडक्शन मैचुरेशन में